हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ सेज लॉ कि जो से का बाज़ार नियम था उस नियम की हम आज आलोचनाएं करेंगे। इसमें हम देखें कि से का जो बाज़ार नियम है उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तो इससे पहले हमने जब से का बाज़ार नियम किया था तो उसमें हमने विस्तार से ये जाना था कि से ने जो कहा कि सप्लाई अपनी मांग का निर्माण खुद करती है, तो उसके क्या क्या आधार है कि किस आधार के ऊपर सप्लाई जो होती है वो हमेशा ही एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, यानी जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो बिक जाएगा। तो उसके जो है अध्ययन करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि से का जो बाजार का नियम है उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तो इसकी सबसे पहली जो आलोचना है वो ये है कि सामान्य अति उत्पादन संभव है। से ने क्या कहा था कि सामान्य अति उत्पादन कभी नहीं हो सकता, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा ही दीर्घकाल की अगर आप बात करें तो दीर्घकाल के अंदर हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, तो कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होगी, इसलिए अति उत्पादन की संभावना नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जो केन्स थे उन्होंने कहा कि अगर आय और व्यय बराबर है तब तो उनकी बात सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दीर्घकाल के अंदर कि आय जो होती है उसके मुकाबले व्यय कम हो जाता है, और जब आय के मुकाबले व्यय कम हो जाएगा तो आय क्योंकि पूर्ति से संबंधित होती है और व्यय मांग से संबंधित होता है, तो व्यय कम होने का मतलब है कि मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी तो दीर्घकाल के अंदर जो है अति उत्पादन की स्थिति आ जाएगी। अब कुल जो आय होती है उस आय को हम दो भागों में बांट सकते हैं कि उपभोग मांग, उसको या तो हम उपभोग में खर्च कर सकते हैं, और अगर एक व्यक्ति सारी की सारी आय उपभोग में खर्च नहीं करता है तो वो बचत होगी। तो इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है सारी जो इनकम होती है वो या तो उपभोग में बढ़ जाती है या बचत हो जाती है। अब अगर बचत और निवेश बराबर नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर नहीं होंगे। तो बचत और निवेश बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर बचत करने वाले कोई और होते हैं और निवेश करने वाले कोई और होते हैं। अगर निवेश करने वाले और बचत करने वाले दोनों के निर्णय एक समान हो कि एक व्यक्ति जितनी बचत कर रहा है दूसरा अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट कर दे तब तो अर्थव्यवस्था के अंदर कुल आय कुल व्यय के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी वजह से बचत करने वाले जो है सारी बचत को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण कुल व्यय जो है कम रह जाता है कुल आय के मुकाबले, और ऐसी स्थिति के अंदर जो अति उत्पादन होगा यानी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ सामान जो है वो बिक नहीं पाएगा। और ऐसा जो है संभव भी होता है क्योंकि हमने 1930 की जो महामंदी थी इसमें इस बात को देखा था कि जो कुल आय थी वो सारी की सारी व्यय नहीं की जा रही थी, इसकी वजह से जो है मांग कम हो गई थी, और मांग कम होने की वजह से सामान बिक नहीं रहा था। फैक्ट्रियों के जो गोदाम थे वो सामान से भरे पड़े थे लेकिन उनका कोई खरीदार नहीं था। तो ये जो स्थिति थी वो अति उत्पादन की स्थिति थी। तो इस बात का ये प्रमाण भी है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो अति उत्पादन भी पाया जा सकता है। तो पहले इस आधार के ऊपर जो है से के बाजार नियम की आलोचना करते हैं। दूसरा है सामान्य बेरोजगारी संभव है। जो से ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी बेरोजगारी नहीं होगी दीर्घकाल में। अगर दीर्घकाल के अंदर बेरोजगारी होती है तो उसके अंदर जो मजदूरी है मजदूरी के अंदर कमी होगी, और मजदूरी में कमी होने के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी, और श्रमिकों की मांग बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार हो जाएगा। लेकिन केन्ज ने जो है से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है बेरोजगारी भी पाई जा सकती है। इसके पीछे कारण क्या है कि श्रमिकों की मांग जो होती है श्रमिकों की पूर्ति से कम होती है, कि जितने श्रमिक काम करने के लिए तैयार होते हैं उससे कम लोगों को रोजगार दिया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है। अब से ने क्या कहा कि आप जो है मौद्रिक मजदूरी को कम कर दीजिए। मौद्रिक मजदूरी को जब आप कम करोगे तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन पिगू ने से के इस तरह की आलोचना की है। पिगू ने कहा है कि जब आप मजदूरी को कम करोगे तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर बेशक मजदूरी कम होने से ज़्यादा मांग कर सकते हैं, लेकिन मांग करने के लिए ज़रूरी होता है कि सामान बिके भी। तो जो मजदूरी जब कम करेंगे तो मजदूरी कम करने से श्रमिकों की आय कम हो जाएगी, और जब श्रमिकों की आय कम होगी तो वस्तुओं की मांग कम करेंगे, और जब वस्तुओं की मांग कम करेंगे तो दोबारा से और ज़्यादा बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार पिगू ने कहा कि हम मजदूरी को कम करके भी बेरोजगारी को
जो है रोजगार है उसको बढ़ा नहीं सकते या बेरोजगारी को कम नहीं कर सकते। और 1930 की जो महामंदी थी उसमें यह तरीका अपनाया भी गया था कि मजदूरी की दर को कम कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद रोजगार में वृद्धि नहीं हुई थी। कारण था मांग नहीं बढ़ रही थी, और मजदूरी कम की तो आय और कम होगी, उसके कारण मांग में और ज़्यादा कमी होगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी आगे फैलती गई। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि जब मजदूरी कम करेंगे तो उससे प्रभावपूर्ण मांग कम होगी। प्रभावपूर्ण मांग का वो स्तर होता है जो कुल पूर्ति के बराबर होता है। तो जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होते हैं उसको हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। और प्रभावपूर्ण मांग का प्रयोग जो वो केन्ज ने अपनी थ्योरी में किया है। तो प्रभावपूर्ण मांग के कम होने का मतलब है कि जितनी सप्लाई थी मांग उसके मुकाबले कम हो गई, तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है निम्न स्तर के ऊपर या अल्प रोजगार के स्तर के ऊपर जो संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार वहाँ पर जो बेरोजगारी संभव होती है। आगे स्वतः समन्वय का अभाव। केन्ज ने से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अपने आप समन्वय नहीं होता। यानी अगर अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार नहीं है, कीमतों में समानता नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, तो उसमें अपने आप जो है समानता नहीं आ सकती, उसके लिए जो प्रयास करने होंगे। अब अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं है तो कीमतों के कम होने के कारण जो है मांग में वृद्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे में जब कीमत कम होगी तो कीमत के कम होने से भी मांग का बढ़े ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसा कि हमने 1930 की महामंदी के दौरान देखा था कि 1930 की जो महामंदी थी उसके दौरान जो वस्तुओं की कीमतें काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन वस्तुओं की कीमतें कम होने के बावजूद भी मांग नहीं बढ़ी। अब मांग दो प्रकार की हो सकती है, एक तो उपभोग मांग, दूसरी निवेश मांग। जब कीमतें कम हो गई तो कुछ हद तक हो सकता है कि उपभोग मांग बढ़ जाए, लेकिन निवेश मांग कम हो जाएगी, क्योंकि जब कीमतें कम हुई तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो कीमतों को कम करके हम एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ा सकते। दूसरा निवेश जो होता है उसके लिए भी जो है पर्याप्त अवसर होने चाहिए। पर्याप्त अवसर का मतलब है कि निवेश करना लाभदायक होना चाहिए। तो जब कीमतें कम हो जाएंगी तो निवेश करना लाभदायक नहीं होगा, इसलिए निवेश मांग में कमी आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर अपने आप समन्वय नहीं हो सकता। दूसरा, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ब्याज की दर में परिवर्तन करके भी इनको बराबर नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सेविंग जो होती है वो आय के ऊपर निर्भर करती है और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ब्याज की दर तथा MEC पर निर्भर करता है। तो ऐसे में इन दोनों के द्वारा हम जो है इनमें समानता नहीं ला सकते। तो इसलिए इसकी जो है आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि ब्याज की दर के द्वारा बराबर हो जाए। इसके बाद है कि से के जो नियम है वो तर्कसंगत नहीं लगता। से ने कहा है कि कुल मांग सदैव कुल पूर्ति के बराबर होगी। अब केन्ज ने क्या बताया कि कुल मांग जो होती है वो किसके बराबर होती है, कि जो हमारा व्यय होगा वही कुल मांग होगी। तो हम अपना व्यय जो है कैसे कर सकते हैं, उपभोग के ऊपर व्यय कर सकते हैं, दूसरा हम बचत कर सकते हैं। अब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर उस अवस्था के अंदर हो सकती है कि जितनी हमने बचत की है उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। यानी सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तो हमारी कुल आय जो होती है वो कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी तो आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू C+I। यानी कुल मांग जो होती है वो उपभोग मांग और निवेश मांग पर निर्भर करती है। अब क्योंकि सेविंग जो होती है वो आय के ऊपर निर्भर करती है और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ब्याज की दर तथा MEC पर निर्भर करता है, कि ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। ये इसको अपन ने पीछे डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से सेविंग, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्याज की दर और MEC पर निर्भर करता है। तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी फैक्टर में आप परिवर्तन करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो इनका आधार था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ब्याज की दर के द्वारा एक दूसरे के बराबर किए जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सेविंग जो है वो आय पर निर्भर करती है और इन्वेस्टमेंट है वो ब्याज की दर तथा MEC पर निर्भर करता है। तो ऐसे में मात्र ब्याज की दर में परिवर्तन के द्वारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर नहीं किया जा सकता। और जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होंगे तब तक कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर नहीं हो सकती। आगे, आय के अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता। से का बाजार नियम इस धारणा पर आधारित है कि जिस भी अनुपात के अंदर आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि का मतलब
आय तभी बढ़ेगी जब सप्लाई बढ़ेगी। तो जिस अनुपात के अंदर आय में वृद्धि होगी यानी सप्लाई में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोग में वृद्धि हो जाएगी, यानी हम उसी अनुपात में अपना व्यय बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो जितनी भी हमारी इनकम होती है हम सारी की सारी उपभोग नहीं करते, हम अपनी इनकम का एक हिस्सा अवश्य बचा करके रखते हैं। और केन्ज ने अपने जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया था, उस नियम में ये बताया था कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग में उसकी तुलना में कम वृद्धि होती है। तो इसके कारण जब जितनी आय बढ़ी अगर उपभोग उतना नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम रहेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड जो वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो से का बाजार नियम लागू नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से का जो बाजार नियम है वो लागू नहीं होता, क्योंकि आय जो होती है वो अनुपात जो है वो अधिक बढ़ती है, उसके मुकाबले उपभोग जो होता है वो कम मात्रा में बढ़ पाता है। आगे, बचत और निवेश में समानता की धारणा गलत है। से के सिद्धांत में मान लिया गया है कि बचत और निवेश सदैव समान होते हैं, और अगर कभी इनमें असमानता होती भी है तो ब्याज की दर के द्वारा जो है इनमें समानता स्थापित कर दी जाएगी। यानी अगर निवेश ज़्यादा है, निवेश ज़्यादा है शेविंग की तुलना में, तो ऐसे में ब्याज दर कम होगी, और ब्याज दर कम होगी तो ब्याज दर बढ़ेगी, और अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और सेविंग के बराबर हो जाएगा। दूसरी अवस्था में अगर शेविंग अधिक है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, तो ऐसे में ब्याज दर जो है वो कम होगी, ब्याज दर कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सेविंग के बराबर हो जाएगा। लेकिन केन्ज ने ये माना कि ब्याज की दर के माध्यम से हम बचत और निवेश को बराबर नहीं कर सकते। बचत और निवेश अगर बराबर हो सकते हो तो आय के द्वारा बराबर हो सकते हैं। केन्ज ने अपना अलग ही तर्क दिया कि आय के द्वारा हम बचत और निवेश को बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग के मुकाबले, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उससे लोगों की आय बढ़ेगी, और आय के बढ़ने के ऊपर लोगों की बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ करके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है, तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम भी कम होगी, और जब लोगों की इनकम कम होगी तो उसके कारण बचत भी कम होगी, और बचत कम होकर के जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। तो जो से ने माना कि ब्याज की दर के माध्यम से बचत और निवेश में समानता आएगी, इसके विपरीत केन्ज ने ये माना कि इनमें जो ब्याज की दर के माध्यम से समानता नहीं आ सकती, इनके अंदर समानता जो आय के द्वारा आ सकती है। आगे, मुद्रा तटस्थ नहीं है, यानी परंपरावादी जो ये मानते थे, या से ने जो ये माना था कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मुद्रा के द्वारा लोग केवल लेन देन करते हैं, मुद्रा के द्वारा लोग बचत नहीं करते, और जब बचत नहीं करते तो उसके कारण जो है मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में तटस्थ रहती है, यानी आय, उत्पादन और रोजगार के ऊपर जो मुद्रा की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन केन्ज और उसके समकक्ष जो समकालीन जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये माना कि से की जो बात सही नहीं है। मुद्रा जो है केवल विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करती, मुद्रा के द्वारा धन का संचय भी किया जाता है, यानी बचत भी करने का कार्य जो है मुद्रा के माध्यम से होता है। और जब कभी भी धन का संचय किया जाएगा यानी बचत की जाएगी, तो उसके परिणाम स्वरूप जितनी इनकम हुई थी सारी की सारी व्यय नहीं होगी, तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है यानी कुल मांग का स्तर जब कम होता है, तो उसके कारण आय तथा रोजगार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, आय और रोजगार का स्तर है वो भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए, मुद्रा के द्वारा बचत की गई, बचत से जो है एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण जो आय और रोजगार है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार मुद्रा तटस्थ नहीं है, मुद्रा की मात्रा जो होती है अर्थव्यवस्था के अंदर आय तथा रोजगार के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। आगे, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। जो से था, से ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार होगा, और पूर्ण रोजगार जहाँ पर होता है वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस अवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाएगी, कि कुल मांग का स्तर कम है, कुल पूर्ति के मुकाबले तो कुछ वस्तुएं बिना बिके रहेंगी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैलेगी। अब कुल मांग जो होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंजम्पशन डिमांड और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट डिमांड। यानी एक तो व्यक्ति जो होता है कुल मांग करता है वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की, और दूसरी की जाती है पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं की। अब क्योंकि केन्ज की जो इकोनॉमिक्स है, केन्ज की इकोनॉमिक्स जो वो अल्पकालीन इकोनॉमिक्स है, और अल्पकालीन इकोनॉमिक्स में केन्ज ने कहा कि उपभोग स्थिर रहेगा, क्योंकि उपभोग जो होता है वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्वों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक तत्वों का मतलब आय, व्यक्ति की जो रुचि है, उसके फैशन है, रीति रिवाज है, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, और अल्पकाल के अंदर इनमें परिवर्तन नहीं आता। इसकी वजह से
जो है उपभोग है वो स्थिर रहेगा। तो अब हम अगर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ऊपर आप देखिए बेरोजगारी है तो एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई से हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। तो पहला अपने पास ऑप्शन ये था कि हम उपभोग को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें, लेकिन उपभोग क्योंकि अल्पकाल में स्थिर रहता है, ऐसे में उपभोग को बढ़ा करके हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा हमारे पास में ऑप्शन आता है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि जब मंदी की अवस्था होती है तो मंदी की अवस्था यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई से बेरोजगारी है, तो उस अवस्था में मंदी होगी, और जब मंदी की अवस्था होगी तो वहाँ लाभ नहीं होंगे, और जब लाभ नहीं होंगे तो एग्रीगेट जो निजी निवेशक हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो लाभ को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो निवेश भी नहीं बढ़ेगा। तो फिर ऐसे में सरकार निवेश बढ़ा करके कुल मांग को बढ़ा सकती है, और कुल मांग बढ़ेगी तो रोजगार का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसे में केंज ने बड़े लॉजिकल तरीके से कहा कि कुल मांग को हम उपभोग को बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं, निवेश को बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। अल्पकाल में उपभोग स्थिर रहता है, इसलिए केवल निवेश को बढ़ा करके कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है। अब निवेश भी दो बढ़ा सकते हैं, एक तो प्राइवेट निवेशक और एक जो है गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। प्राइवेट निवेशक निवेश बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मंदी के अंदर लाभ की संभावना कम है। तो ऐसे में फिर सरकार जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मंदी है, बेरोजगारी है, तो उस अवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा हम प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा सकते हैं, और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो रोजगार का स्तर है वो बढ़ेगा। तो बिना सरकार के हस्तक्षेप के हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसा केंज का मानना है। तो ये जो है उनका तथ्य है या उनकी विचारधारा बिल्कुल से के बाद जो विचारधारा उसके विपरीत है। से ने कहा सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंज ने कहा कि बिना सरकार के या राज्य के हस्तक्षेप के रोजगार का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। आगे दीर्घकालीन संतुलन की धारणा। से का जो बाजार नियम है वो दीर्घकालीन संतुलन की धारणा पर है। उन्होंने कहा था कि दीर्घकाल के अंदर जो है कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, लेकिन केंज ने कहा कि दीर्घकाल जो है वो कोई अप्रोप्रिएट जो है धारणा नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे। तो जब हम मर गए तो उसके बाद में अगर कोई संतुलन स्थापित होता है, रोजगार बढ़ता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए दीर्घकाल की बजाय जो है अल्पकाल जो होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अल्पकाल के आधार पर ही हमें जो है अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अल्पकाल है तो उस अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि संतुलन का स्तर क्या है। क्या वो पूर्ण रोजगार का संतुलन है, क्या वो अति रोजगार का संतुलन है, क्या वो अल्प रोजगार का संतुलन है। तो इसलिए अल्पकाल जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे व्यापार चक्कर। क्योंकि जो से ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर सदा कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर रहेगी, इसलिए अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी और ना ही ज़्यादा कीमतें कम होंगी। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति होगी, और वहाँ पर जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्कर नहीं आ सकते। व्यापार चक्कर होते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी और तेजी के जो साइकिल आते हैं, दौर आते हैं, उसको हम व्यापार चक्कर कहते हैं। तो से ने कहा कि ना तो ज़्यादा मंदी आएगी ना तेजी आएगी, अर्थव्यवस्था जो स्मूथली आगे ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो आज तक किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं रही है, यानी स्थिरता नहीं रही है। उनके अंदर मंदी भी आई है और तेजी भी आई है। तो इस प्रकार मंदी और तेजी आती रहती है। तो जो शे का बाजार नियम था, जो ये मानता था कि व्यापार चक्कर नहीं आते, पूरी तरह से गलत है। एक्चुअल में व्यापार चक्कर जो है आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है। बिना व्यापार चक्रों के आर्थिक विकास आज तक नहीं हो पाया है। आगे आंशिक संतुलनों के निष्कर्षों को सामान्य संतुलन पर लागू करना। देखिए, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि इसके अंदर एक विशेष उद्योग में लागू होने वाले निष्कर्षों को पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया गया है। देखिए, जैसे हम मानते हैं कि एक जो उद्योग होता है, एक उद्योग के अंदर अगर हम मजदूरी कम करेंगे, मजदूरी कम करने से वहाँ उस उद्योग के अंदर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर उस उद्योग के अंदर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर हम, ये तो हो गई आंशिक संतुलन की, क्योंकि हम एक उद्योग की बात कर रहे हैं कि हमने जो परिवर्तन किया वो एक ही उद्योग में किया, बाकी को हमने कांस्टेंट मान लिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बात जो पूरी अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है कि पूरी अर्थव्यवस्था में भी अगर हम मजदूरी को कम कर दें तो वहाँ पर भी रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सभी उद्योगों के अंदर मजदूरी कम की जाएगी तो मजदूरी कम होने से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर आय में कमी आएगी, और जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कम हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक उद्योग के लिए बात सही है वो ज़रूरी नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो, लेकिन
शे ने जो है आंशिक संतुलन यानी एक उद्योग या एक क्षेत्र के अंदर जो बात लागू हो रही है उसको पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर लागू कर दिया गया है। इसके कारण ये जो है आंशिक संतुलन के निष्कर्ष है उसको जो है सामान्य संतुलन के अंदर लागू करने की भूल कर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उद्योग के अंदर जो चीज़ें परिवर्तित करने से परिणाम मिलता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही परिणाम पूरी अर्थव्यवस्था पर मिले। आगे अल्प रोजगार, अतिपूर्ण रोजगार और पूर्ण रोजगार, तीनों स्तरों पर ये संतुलन संभव है। तो पूर्ण रोजगार की तो उन्होंने खुद ही बात की थी कि अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में होती है, लेकिन केन्ज ने कहा कि अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है और अति पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी संतुलन में हो सकती है। इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो पूर्ण रोजगार संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और शे ने ये कहा कि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही बराबर होगी और कहीं पर नहीं हो सकते। लेकिन केन्ज ने कहा कि ये और भी हो सकते हैं। संतुलन केवल वहीं पर होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। ओ एक्स लेते हैं सबसे पहले हम। ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लिया गया है, ओ वाई के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लिया गया है। और ये जो लाइन है ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है और ये बिल्कुल जहाँ से सीधी हो रही है ओ वाई के समानांतर और ये रेखा वो जो पूर्ण रोजगार के स्तर को दिखाती है कि एग्रीगेट सप्लाई स्थिर होने का मतलब है कि अब सभी साधनों को काम मिल चुका है, आगे और जो उत्पादन बढ़ाने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो कुल उत्पादन स्थिर हो जाता है। तो यह अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार का स्तर है वो YF है कि अगर सभी लोगों को काम मिलता है तो ऐसे में उत्पादन तथा रोजगार का स्तर है YF होगा। और ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल ये है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन में है क्योंकि यहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति उस स्तर के ऊपर बराबर है जितनी पूर्ण रोजगार के लिए मांग की जरूरत है। लेकिन केन्ज ने कहा कि ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अगर कुल मांग का स्तर AD1 है तो अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन में होती है कि पूर्ण रोजगार आ गया उसके बाद भी अगर मांग बढ़ रही है तो ऐसे में आप देखिए पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग कितनी है AD, लेकिन पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग से भी मांग ज़्यादा है तो इसको हम अति पूर्ण रोजगार संतुलन बोलते हैं। और इस अवस्था के अंदर जो कीमतें बढ़ने लगती है क्योंकि पूर्ति तो बढ़ नहीं रही तो और अगर मांग बढ़ेगी तो केवल कीमतों में वृद्धि होगी। तो अति पूर्ण रोजगार की स्थिति भी हो सकती है अर्थव्यवस्था के अंदर, ऐसा केन्ज ने माना। तो दो अवस्थाएं होगी संतुलन की। संतुलन की तीसरी अवस्था भी हो सकती है AD1 अगर मांग का स्तर है तो अर्थव्यवस्था जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है वो E1 पर बराबर होंगे एक दूसरे के। और E1 पर अगर ये बराबर हैं तो ऐसे के अंदर जो है रोजगार तथा उत्पादन का संतुलन है वो Y पर होगा। और Y पर जो है वो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग जो स्तर है उससे कम है क्योंकि पूर्ण रोजगार के लिए हमें कितनी आय तथा उत्पादन चाहिए YF, लेकिन अर्थव्यवस्था में है कितना OY। तो ऐसे में ये अल्प रोजगार संतुलन है। तो तीनों स्तरों पर आप देखिए E पर कुल मांग कुल पूर्ति बराबर है लेकिन पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन है। E1 पर आप देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है लेकिन ये अल्प रोजगार संतुलन है। और E2 पर आप देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है लेकिन ये अति पूर्ण रोजगार संतुलन है। तो इस प्रकार संतुलन जो होता है वो तीनों ही अवस्थाओं में हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही संतुलन हो। तो शे ने यह माना था कि संतुलन केवल पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही होगा, लेकिन केन्ज ने उनकी आलोचना की कि संतुलन अन्य स्थितियों में भी हो सकता है। नेक्स्ट है कुल मांग की गलत धारणा कि शे ने कहा था कि कुल मांग जो होती है केवल विनिमय के लिए होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि कुल मुद्रा की मांग जो MV के बराबर होगी, M/V। लेकिन केन्ज ने कहा कि एक व्यक्ति जो मुद्रा की मांग करता है वो केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए नहीं करता, वो अन्य उद्देश्यों के लिए भी करता है। तो केन्ज ने जो है कुल मांग के 3 कंपोनेंट बताए। पहला MT कि मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज, कि मुद्रा की मांग जो है वो लेन देन के उद्देश्य से की जाती है। तो ये तो शे वाली बात है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग जो होती है वो और भी होती है MS मनी डिमांडेड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पज, कि सट्टा उद्देश्य के लिए, कि एक व्यक्ति जो है सट्टे से लाभ कमाना चाहता है, कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो ब्याज दरों में परिवर्तन होता है उन ब्याज दरों से वो लाभ उठाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक व्यक्ति जो मुद्रा की मांग करता है। और तीसरा है मनी डिमांडेड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज,
कि सावधानी उद्देश्य के लिए, कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपने पास इसलिए भी मुद्रा रखते हैं या मुद्रा की मांग करते हैं ताकि अगर अचानक किसी बीमारी आ जाती है या कोई अन्य संकट आ जाता है या अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस ज़रूरत को जो पूरा कर सके। तो इसलिए 3 उद्देश्य से व्यक्ति मांग करता है और तीनों का जो जोड़ है वो कुल मांग कहलाती है। यानी लेन-देन के उद्देश्य के लिए मांग प्लस सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्लस सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। तो परंपरावादियों की जो मुद्रा की मांग की धारणा है वो संकुचित है। इसके मुकाबले केन्ज ने जो धारणा दी है वो जो है काफ़ी विस्तृत है, जिसके अंदर मुद्रा के जो अनेक उद्देश्यों के लिए मांग की जाती है उन सभी को उसने शामिल किया है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो से का बाजार नियम है वो क्या था और से के बाजार नियम के अंदर कौन कौन सी कमियां थी जिनके आधार पर केन्ज या जो अन्य इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो है से के बाजार नियम की आलोचना की है। धन्यवाद।